वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो काफ़ी विवादों में रहता है ना। पूरे इंडिया में ये विवाद हमेशा पीक पे रहता है। आरक्षण, रिजर्वेशन, क्या होता है आरक्षण और रिजर्वेशन, है ना, और क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग आज पूरे डिटेल में जानेंगे। हो सकता है कि वीडियो आपको थोड़ा लंबा लगे, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि पूरा वीडियो देखें, है ना, और आराम से देखें, थोड़ा ब्रेक ले करके देखें, जैसे मन है वैसे देखें। लेकिन अगर आपको ये व्हाट इज़ रिजर्वेशन एंड आरक्षण क्यों होता है, किसके लिए होता है, कैसे होता है, और इसमें इतना विवाद क्यों है, क्यों लोग लड़ते रहते हैं कि इसको इतना छूट मिल रहा है, उसको उतना छूट मिल रहा है। इंटेलिजेंट लोग लाइक ये आई वॉज बोर्न इंटेलिजेंट बट रिजर्वेशन रिन्यूड मी, है ना, मतलब कि मुझे बर्बाद कर दिया गया। जनरल कास्ट के लोग बोलते हैं कि आरक्षण हमारे संविधान के ख़िलाफ़ है, ये मतलब समानता के ख़िलाफ़ है। संविधान बोलता है कि सभी को समान अधिकार होना चाहिए, लेकिन आरक्षण की वजह से लोगों को लग रहा है कि हमारा असमानता हो रहा है, मतलब कि हम लोगों में भेदभाव किया जा रहा है, किसी को ज़्यादा छूट मिल रहा है, किसी को छूट नहीं मिल रहा है ना। तो ये सभी को हमको जानना है कि आखिर आरक्षण होता क्या है और क्यों, कैसे होता है ना, और किसके लिए होता है। तो सबसे पहला बात है कि विवाद इतना गंभीर क्यों है ना। इसको हम थोड़ा सा लंबा करके चलेंगे और आराम से समझेंगे कि आखिर ये विवाद इतना लंबा क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है कि विवाद इतना गंभीर क्यों है ना। वाई इज़ द डिबेट इज़ सो एक्यूट, विवाद इतना लंबा क्यों होता है। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आप अपना पक्ष और विपक्ष को भूल जाइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर मैं एससी हूँ तो ये बोलूँगा या एसटी हूँ तो ये बोलूँगा कि आरक्षण होना ही चाहिए, या फिर अगर मैं जनरल हूँ तो मैं ये कहूँगा कि मुझे एकदम ही रिजर्वेशन नहीं चाहिए, या एसटी एससी को दे दो, मुझे मत दो, है ना। लोग चाहते हैं कि सभी को आरक्षण मिले, लेकिन एक्चुअली में किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए, इस पर बात होना चाहिए। ठीक है, तो इस टॉपिक को अगर आप सच में समझना चाहते हो तो इस कुछ बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना, कि ये विवाद इतना गंभीर क्यों है, कैसे ये इतना गंभीर हो गया है ना। तो इसको अगर आपको समझना है तो कुछ बातों को पहले ध्यान दो, उसके बाद ही हम इस बारे में बात करेंगे। अदरवाइज़ आपको लगेगा कि मैं एक पक्ष में बात कर रहा हूँ या दूसरे के पक्ष में बात कर रहा हूँ, ये लेकिन ऐसा है नहीं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि किसी के भी बारे में अगर रिसोर्स को अगर हम लोग क्षति पहुँचाते हैं, व्हाट इज़ रिसोर्स, रिसोर्सेस स्टैक, है ना, रिसोर्सेस एट स्टैक, क्या होता है इसका मतलब। इसका मतलब है कि किसी का भी कुछ भी दाव पे लगाओ, है ना, मतलब कि आपका जो भी संसाधन है, रिसोर्सेस मीन्स संसाधन, अगर आपका संसाधन दाव पे लगा हो या फिर आपको संसाधन ज़्यादा मिल रहा हो तो उस कंडीशन में आप क्या सोचते हैं, है ना, क्या सोचते हैं। मान लो कि आपको कोई चीज़ अभी दिया जा रहा है और अचानक से वो चीज़ बंद कर दिया जाए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तक झारखंड की अगर एक बात करें हम, है ना, झारखंड में अभी लोकली इस समय में एक बात लागू हुआ 1932 खतियान। ठीक है, मतलब कि अगर आप यहाँ के लोकल निवासी हो तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप यहाँ के लोकल निवासी हो। और वो प्रूफ कैसे होगा, तो आपके पास 1932 से पहले का या उस समय तक का क्या होना चाहिए, खतियान होना चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पेपर, तभी आप कहलाओगे कि आप यहाँ झारखंड के क्या हो, लोकल निवासी है। अदरवाइज़ आप यहाँ के लोकल नहीं हो, भले ही आप यहाँ कितने साल से भी रह रहे हो, कोई मतलब नहीं उसका। क्लियर है। तो ये क्यों हुआ, तो इससे क्या हुआ कि बहुत लोगों को बुरा लगा और बहुत लोगों को क्या हुआ, अच्छा भी लगा ये न्यूज़ सुन करके, है ना। क्यों ख़राब लगा, तो ख़राब इसलिए लगा क्योंकि झारखंड बना ही है 2020 ईस्वी में, है ना। ठीक है, तो 2000 में जब झारखंड बना तो उससे पहले लोग कहाँ रहते थे, ये एक बिहार था। तो बिहार में जब मैं भी अगर बिहार में पैदा हुआ तो वो समय ये बिहारी था, जो झारखंड है, रांची पहले क्या था, बिहार था। मैं बिहार में पैदा हुआ। ठीक है, एक्चुअली मेरा घर कहाँ था, तो गया था,
है ना, गया में। और गया से जब मैं, मेरे मम्मी पापा रांची आए, कहाँ आए, रांची। रांची में मेरा जन्म हुआ, मैं यहीं पला बड़ा जो भी हुआ, ठीक है। 1994 में मेरा बर्थ हुआ। उसके बाद से मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं हुई। उसके बाद 6 साल के बाद झारखंड बन गया, है ना, आफ्टर 6 ईयर्स। फिर पता चलता है कि झारखंड बना, और झारखंड बनने के बाद लोग यहाँ के विवाद करने लगे कि जो यहाँ के लोग हैं उन्हीं को सुविधा मिलना चाहिए, बाकी बाहर लोगों को नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें किसी की गलती नहीं है ना, ना तो यहाँ के लोगों की गलती है और ना तो मेरी गलती है, ठीक है। जहाँ पैदा होना था हो गया। उसके बाद अब जब 1932 का खतियान लागू किया गया तो इसमें बहुत लोगों को फ़ायदा है और बहुत लोगों को नुकसान है। तो फ़ायदा किन को है, जो सच में यहाँ के निवासी हैं, जिनके पास कुछ ना कुछ खतियान हैं, तो वो अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे कि यहाँ पे हम लोग शुरू से रह रहे हैं और हम लोगों का यहाँ खतियान है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा, रिसोर्सेज एट स्टेक का मतलब क्या हुआ कि आपका संसाधन दांव पे लगा हो। जब भी आप अपने बारे में सोच रहे हो या अपने परिवार के बारे में सोच रहे हो तो आप थोड़ा सेल्फिश हो जाते हो, है ना। क्या हो जाता है, सेल्फिश हो जाते हैं। लेकिन जब भी समाज के बारे में आदमी सोचता है, ठीक है, समाज के बारे में अगर देखा जाए तो ये नहीं देखता है कि उसके लिए सही होना चाहिए, सिर्फ आदमी क्या सोचता है, अपने बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर दूसरा बात आता है रेडिकली अपोजिट व्यूज़। अगर आपको आरक्षण को अच्छे से समझना है कि ये क्यों है और कैसे है, तो आपको अपना व्यूज़ को थोड़ा बदलना होगा, है ना। जिनको रिजर्वेशन मिलता है और जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ठीक है, अगर उनके बारे में बात किया जाए, ठीक है, तो ये एक समाज होता है। एक समाज को पूरी तरीके से क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। और कुछ समाज ऐसे भी होते हैं जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो वो समाज में हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं, या आप देखोगे नॉर्मली तो उसमें सिखाया जाता है कि हम लोग ST हैं, हम लोग SC हैं, हम लोगों को छूट मिलता है ना, और मिलना भी चाहिए। ऐसा हम लोग सोच करके रखें हैं। सोच करके क्या रखें, मतलब बचपन से समाज में बताया ही जाता है कि हम लोगों को छूट मिलता है ना, मिलता है, और ये हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है। चाहे हम जिस लेवल में भी पहुँच जाए, हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। चाहे हम रईस हो, अमीर हो, गरीब हो, या जैसे भी हो, हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और अगर रिजर्वेशन के बाहर अगेंस्ट कोई बात करता है तो हम लोगों के मन में डायरेक्टली आता है कि ये आदमी हमारा दुश्मन है ना। तो इस टाइप का बात नहीं आना चाहिए आपके मन में, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि रिजर्वेशन वाले, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, उन लोगों के मन में ये बात आती है कि पढ़ तो मैं भी रहा हूँ, पढ़ तो वो भी रहा है, सेम स्कूल में पढ़ रहा है, सेम तरह का फैसिलिटी मिल रहा है, फिर उसको आरक्षण क्यों मिलता है। जो ST SC है या OBC है, जो भी है, कितना भी मात्रा में मिल रहा हो तो क्यों मिल रहा है, आखिर हम लोग दोनों तो एक ही जगह से पढ़ रहे हैं ना। तो इस टाइप की भी मेंटलिटी समाज में बनी हुई है। लाइक जनरल लोग चाहते हैं, या ब्राह्मण, जो भी जनरल हैं, वो कास्ट चाहते हैं कि जो भी रिजर्वेशन हो वो बंद हो, टैलेंट के हिसाब से जॉब मिले, या जो भी मतलब सीट जिसके लिए भी हो वो टैलेंट को मिले, ना करके रिजर्वेशन को, है ना। ये हुआ रेडिकली अपोजिट व्यूज़। अपना अपना क्या है, व्यूज़ है। ये लोग के लिए ये दुश्मन है, ये लोग के लिए ये दुश्मन है ना। तो इस टाइप का सोच जो रखेंगे, अगर आपके मन में ये सारी बातें आती है तो ये सबको हटा दिया जाए, उसके बाद इस टॉपिक को समझाए। अदरवाइज़ आप इस टॉपिक को कभी भी नहीं समझ पाओगे। क्लियर है। उसके बाद है कि अगर हम इस बारे में टॉपिक में चर्चा करते हैं, है ना, तो ये चर्चा हमेशा अच्छा नहीं होता है। क्यों अच्छा नहीं होता है कि मान लो कि एक आदमी जो A है और एक आदमी जो B है, इसको सारी तरह का आरक्षण मिलता है, इसको किसी तरह का आरक्षण नहीं मिलता है। तो ये हमेशा कोशिश करेगा कि आरक्षण रहे, ज़िंदगी भर रहे, और इसके बच्चे, इनके पोते पोती जो भी है, उनको आरक्षण हमेशा के लिए मिलते रहे। और ये हमेशा क्या चाहेगा कि आरक्षण जल्द से जल्द बंद हो, ताकि जो भी कंपटीशन हो वो बराबर का हो। ST लोग और जनरल लोग या जो भी हैं वो सभी एक एग्ज़ाम दे, जो पास करेगा उसको टैलेंट के हिसाब से जॉब मिले। ये होता है दोनों में मतलब विवाद, है ना। तो अगर आपको सच में इसको समझना है तो इस बात को समझिए कि यहाँ पे कभी भी हम लोग इस टाइप का माइंड ले करके कोई हेल्दी डिस्कशन नहीं होने वाला है ना। तो हेल्दी डिस्कशन करने के लिए हम लोग को कन्फर्मेशन बाइस को अपने माइंड से हटाना पड़ेगा। व्हाट इज़ कन्फर्मेशन बाइस? कन्फर्मेशन बाइस ये होता है कि
जब भी आप पहले से अपने माइंड में बना लिए हो, है ना, कि ये जो समाज है, लाइक अगर आप एसटी हो तो आपके मन में ये बना हुआ है कि जनरल जो है वो हमारा दुश्मन है, इन्होंने हमारे जीवन, हमारे पूर्वजों को पूरा शोषण किया है, इसीलिए हमें अभी आरक्षण मिलना चाहिए, है ना। तो इस टाइप का बात अगर आपके मन में आता है, या जनरल होने के बाद आपके मन में ये आ रहा है कि एसटी या एससी या ओबीसी लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, है ना, तो वो भी मन में बैठा हुआ है। तो इस टाइप का बैठा हुआ बात को अगर हम लोग ले करके चलते हैं तो हम लोग कभी भी इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाएंगे, है ना। और कभी कभी क्या होता है, सिलेक्टिव अवॉइडेंस होता है आदमी के पास। सेलेक्टिव अवॉइडेंस मीन्स क्या, कि हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि अगर हम एसटी एससी हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उस टाइप का मूवी ना देखें जिसमें आरक्षण के खिलाफ दिखाया जा रहा है ना। या फिर अगर हम जनरल हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोग उस टाइप का मूवी या उस टाइप का विवाद में ना फंसे जहाँ पे आरक्षण के पक्ष में बात हो रहा हो, ठीक है। तो आरक्षण के पक्ष में जहाँ बात होगा वहाँ पे जनरल लोग क्या करेंगे, जाना अवॉइड करते हैं। तो इस टाइप की बातों को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव अवॉइडेंस, ठीक है। मतलब हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा मन परिवर्तित हो और हम ये सोचे या ये जानना चाहें कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है। सही और गलत को हम लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। इस टाइप का मन को हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव अवॉइडेंस। क्लियर है। तो अगर आप सच में इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये सभी बातों को थोड़ा ध्यान में रखिए कि आपको एक निष्पक्ष होकर के देखा जाएगा, है ना। अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आपको निष्पक्ष होकर के देखना है कि आखिर आरक्षण क्यों है और किसके लिए है। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नए टॉपिक, मतलब इसके बाद हम लोगों का स्टेप क्या होगा, तो मेन बात है कि इस मुद्दे पर सही समझ कैसे बन सकती है, या हाउ टू डेवलप एन एप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस इशू। इस इशू को अगर हम लोग सही तरीके से समझना चाहे तो कैसे समझेंगे, है ना। तो कैसे इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको तो साइंटिफिक मेथड एक लगा लो कि अपने ब्रेन को जो है वो ऑब्जेक्टिवली, मतलब कि अपने पक्ष में ना सोच करके या दूसरे के पक्ष में ना सोच करके हम लोग किसके बारे में सोचेंगे, न्यूट्रल होकर के सोचेंगे। न्यूट्रल मीन्स क्या हुआ, न्यूट्रल मतलब कि अगर हम एसटी या एससी में आते हैं तो हम ये भूल जाएंगे कि रिजर्वेशन से मुझे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है ना। मैं ये मान के चलूँगा कि मैं ना तो एसटी में हूँ, ना एससी में हूँ और ना फिर जनरल हूँ। अगर आपको इस टॉपिक को सच में अच्छे से समझना है तो पहले आपको एक वर्ड याद रखना है कि ना तो आप किसी के पक्ष में हो और ना फिर ना ही विपक्ष में, ठीक है। आप बस तर्क पे चलेंगे कि क्या सही होना चाहिए और क्या गलत होना चाहिए, क्या गलत है, ठीक है। इसके अलावा आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अपना स्वार्थ पूरा त्याग करके इस टॉपिक को समझोगे तो ही समझ में आएगा। अदरवाइज़ कभी भी आपको ये टॉपिक हमेशा लगेगा कि ये पढ़ रहा उधर की ओर झुक रहा है, ये पढ़ रहा उधर की ओर झुक रहा है। आप इस बारे में क्यों बोल रहे हैं कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आप इस बारे में क्यों बोल रहे हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए। तो इस तरह का बातें नहीं होनी चाहिए आपके माइंड में, है ना। और हो सकता है इस वीडियो से बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी हो, लाइक एसटी एससी या फिर जनरल, है ना। लेकिन अगर आप सही मायने में इसको समझना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो जब भी आप इन सभी को ध्यान में रखते हैं कि आप अपना धर्म, समाज, है ना, किसी भी चीज़ को धर्म, समाज और जो भी परिवार, ये सभी को छोड़ने के बाद धर्म की बातें, समाज की बातें, परिवार की बातें, ये सभी के अगर इन सभी को अगर माइंड में रख करके अगर इस टॉपिक को समझना चाहते हो
तो आप कभी भी इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। आप अपने मन से धर्म को हटा दो, समाज को हटा दो कि आप किस धर्म में रह रहे हैं, आप किस समाज से बिलोंग करते हैं, आपका परिवार में कितने मेंबर है, कौन है, कैसे हैं, वो सभी चीज़ मन में हटा लो। आप एकदम तटस्थ हो जाओ, है ना। तटस्थ मतलब कि किसी के बारे में आपका कोई नहीं है और आप किसी के नहीं, बस सीधा सा बात यही है। तब आपको ये समझ में आएगा कि आरक्षण आखिर है क्यों और किसके लिए है। अगर ये सभी बातें को आप देख लेते हैं, देखने के बाद आपको समझ में आएगा या फिर समझ सकते हो कि आरक्षण क्यों है और किसके लिए है ना। तो इसमें सबसे पहला चीज़ कि ये विवाद 2-3 लेकर के चलूँगा, है ना। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है आज का, वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। एक कहीं दूर का एग्जाम्पल नहीं, एक घर का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। एक घर में माँ के 2 बेटे हैं, ठीक है। एक का नाम ए है और दूसरे का नाम है बी, ठीक है। और मम्मी का जो इनकम है या फैमिली इनकम जो है वो कुछ फिक्स्ड है ना, कि वो आदमी उससे ज़्यादा नहीं कमा सकता है, ठीक है। और अपने घर में जो भी संसाधन वो पूरा करेगा वो लिमिट है ना, मतलब वो चाह करके भी उससे ज़्यादा संसाधन नहीं जुगाड़ कर सकता है, ठीक है। इस कंडीशन में समझते हुए हम देखते हैं कि ये दोनों बच्चे साथ साथ क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। बड़े होते होते उनको सारी सुविधा मिल रही है, ठीक है। मान लो कि ये बच्चा 1 गिलास दूध डेली पीता है ना, 1 गिलास दूध पीता है और ये भी 1 गिलास दूध पीता है डेली। और इस घर में सिर्फ 2 ही गिलास दूध आता है, ठीक है। कितना गिलास दूध आता है? 2 गिलास दूध आता है। और 2 गिलास से ज़्यादा दूध खरीदने की क्षमता इस फैमिली के ऊपर नहीं है। ये चाह करके भी, अगर इसको ज़रूरत भी पड़े कि इसको 3 गिलास दूध चाहिए, तो ये चाह करके भी ये फैमिली उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, है ना, खरीद नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए एक इसमें बात बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें जो एक बच्चा है ए और दूसरा बच्चा है जो बी, है ना, इसमें से एक बच्चा बीमार हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, वो बीमार हो जाता है किसी कारणवश। हो सकता है कि ये बच्चा क्या हो, बीमार हो गया, थोड़ा कमज़ोर हो गया, है ना। और अब इसका जो परिवार है वो इसको अपने डॉक्टर के पास लेकर के जाता है। और डॉक्टर का कहना ये है कि ये बच्चा जो है ये थोड़ा सा या बहुत ज़्यादा क्या है, कमज़ोर हो चुका है, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत है ना। और ये बच्चा जो है ये पूरा तंदुरुस्त है, मस्त है, खेल कूद रहा है, ऐश कर रहा है, मज़ा मार रहा है, ठीक है। तो ये जो बच्चा बी है, अगर इसको एक्स्ट्रा डाइट दिया जाए जो कि इसका परिवार अवॉइड मतलब जुगाड़ कर ही नहीं सकता है ना, नहीं जुगाड़ कर सकता है, तो ये क्या करेगा, ये परिवार क्या करेगा, आप खुद सोचो। अगर ये आपके घर की ही बात हो तो आप क्या करोगे। आप सोचोगे कि ये जो 1 गिलास दूध है ए का, वो मैं इसको ही दे दूँ कुछ दिन के लिए। कब तक? जब तक कि बी जो है वो इसके लेवल में ना आ जाए फिजिकली, है ना। अगर ये कमज़ोर हो गया है तो हम कोशिश करेंगे कि ये बच्चा भी क्या हो, इसके बराबर में आकर के तंदुरुस्त रहे, है ना। अगर हम ये बच्चा का 1 गिलास दूध इसको कुछ दिन के लिए दे दें, है ना, मान लो 1 सप्ताह या 1 महीना तक, कितना भी दिन हमको देना पड़े, अगर हम इसको देते हैं, ठीक है, 1 मंथ तक अगर हम इसका दूध इसको दे रहे हैं और इसका दूध अगर नहीं भी देते हैं तो ये उस लायक है कि अपना लाइफ आराम से वो बिता सकता है, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोलना चाहूँ? अगर ये बच्चा अपना ज़िंदगी बिता सकता है, वो तंदुरुस्त है, तो ये अगर कुछ दिन के लिए, ज़िंदगी भर के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ दिन के लिए इसको अपने बराबर में लाने के लिए क्या करेगा, अपना दूध इसको देगा, ठीक है। ये बच्चा कमज़ोर है तो मम्मी चाहेगी कि ये बच्चा दूध पिए और दोनों क्या हो, बराबर हो। क्यों? कोई भी परिवार किसी एक बच्चे को प्रेम नहीं करता है, वो करता है तो किसको, सभी बच्चे को बराबर प्रेम करता है। वो चाहता है परिवार के गार्जियन कि दोनों बच्चे क्या रहे, बराबर ही रहे, किसी में कोई भी भेदभाव ना हो। लेकिन फिर आप बोलोगे कि यहाँ पे तो भेदभाव हो रहा है, इसको 2 गिलास दूध दे दिया जा रहा है, इसको 0 गिलास दिया जा रहा है, मतलब इसको बिना दूध के लिए पिलाया जा रहा है, तो ये बात तो गलत है। आप खुद ऐसा करते हो अपने घर में, है ना। अगर किसी को एक्स्ट्रा ज़रूरत है तो उसका कुछ कटिंग करके उसको दिया जाता है, ठीक है। तो इस
केस को अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी तो भेदभाव है कि नहीं? भेद तो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में भेदभाव हो रहा है? पॉजिटिव वे में भेदभाव हो रहा है, नेगेटिव वे में नहीं। क्लियर है? और एक टॉपिक लेकर के और एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ, है ना? क्लियर है आपको? जस्ट आरक्षण इसी की तरह ही काम करता है कि किसी को आरक्षण दिया जा रहा है तो वो क्यों दिया जा रहा है, ये तो पहले दिमाग लगाओ। ऐसे ही नहीं कि हाँ लाओ तुमको जल्दी जॉब लग जाए ताकि तुम आराम से आगे बढ़ो, ये रीज़न नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि आरक्षण क्यों लगा है। एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं। एक बास्केट कोर्ट है ना? बास्केट कोर्ट में क्या होता है, यहाँ पे बॉल डालना पड़ता है, इधर पे भी बॉल डालना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग या लड़के आदमी लोग खेलते हैं, ठीक है? तो किसी किसी का हाइट क्या होता है, बड़ा होता है, किसी का हाइट छोटा होता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे नियम बना हुआ है कि ये जो कोर्ट है, कोर्ट में जो बास्केटबॉल डालने वाले का जो हाइट है ना, बकेट का, इसका जो हाइट है वो फिक्स रहता है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं 5 फुट का हूँ या मैं 3 फुट का हूँ या 4 फुट का हूँ तो मेरे लिए ये हाइट कम कर दिया जाए, ये लंबा है इसके लिए थोड़ा ऊपर कर दिया जाए। यहाँ पे क्या हो गया, नियम जो है वो थोड़ा सा गलत बनाया गया है ना? जैसे अगर हम कुश्ती खेलते हैं या रेसलिंग का कोई मैच होता है तो वहाँ पे हम लोग जानते हैं, बॉक्सिंग हुआ या कुछ भी हुआ तो वहाँ वेट के हिसाब से फ़ाइट कराया जाता है। ये नहीं कि 100 केजी का आदमी 50 केजी के आदमी से फ़ाइट कर रहे हैं, होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो फाइट हो या कंपटीशन हो वो बराबर का हो, ना कि ये हाइट और ये हाइट का आदमी लड़ रहा है और इसको एक लात मारा ये टका गया, ठीक है? तो यहाँ पे बास्केटबॉल में भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं है ना? क्यों? क्योंकि नियम बना दिया गया है, चाहे आप बड़े हो या फिर कम हाइट का हो, आपको खेलना है खेलो, नहीं खेलना है मत खेलो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है ना? क्या है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। बोलने को तो है कि एक ही नियम है, लेकिन देखा जाए तो ये यहाँ पे क्या है, भेदभाव हो रहा है ना? कम हाइट के लिए कम हाइट का बास्केट होना चाहिए, ठीक है? लेकिन उसका है कहाँ, तो ऊपर दिया हुआ है, सभी को बराबर दे दिया है, तो आसानी से कौन डालेगा? यही डालेगा जो लंबा है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं एक एग्जांपल। और अगर एक बात आरक्षण के बारे में और एक टॉपिक लेकर ये एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि 2 आदमी X एंड Y, ठीक है? X एक लड़का है जो जिसके मम्मी पापा IAS ऑफिसर हैं या फिर बैंक मैनेजर हैं या फिर MD है या CEO या हाई अथॉरिटी हो, है ना? या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में बड़े पोस्ट पे है, लाइक मान लो कि वो CEO है, ठीक है, ऑफ एनी बैंक, ठीक है? या फिर बैंक मैनेजर हो सकता है या किसी भी तरह का ये हायर पोस्ट में बैठा हुआ है, उसके गार्जियन, है ना? अब ये बच्चा पैदा हुआ, ठीक है? ये बच्चा पैदा कहाँ होगा? अच्छे जगह ही होगा, क्योंकि सब अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं ना? और सब जब अच्छे जगह में जॉब कर रहे हैं तो ये बच्चा कोशिश होगा, मैक्सिमम समय यही होगा कि ये कोई सिटी में हो ना, पैदा तो कहीं भी हो सकता है, उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन ये रहेगा कहाँ पे? तो रहेगा हमेशा सिटी में। ये मेट्रो सिटी में ही ज़्यादातर रहते हैं, ऐसे लोग अपने बच्चे को कहाँ रखते हैं? मेट्रो सिटी में रखते हैं, है ना? जहाँ पे इसको सभी तरह का सुविधा मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो सिटी में है तो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, है ना? दूसरा चीज़ होगा कि इसको शुरू से ही सारा गाइडेंस मिलेगा, है ना? सभी तरह का गाइडेंस मिलेगा कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। इसको हर तरह का टेक्नोलॉजी मिलेगा, है ना? कि आप इसको यूज़ करो, इससे आगे बढ़ो। और इसमें बोल सकते हैं हम लोग कि इस बच्चे को और क्या क्या मिल सकता है, तो एक अच्छा सा केयर टेकर मिलेगा, है ना? केयर टेकर मिलेगा जो इसका हमेशा ख्याल रखे, जो इसका माहौल होगा, है ना, एनवायरनमेंट जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, या अच्छी जगह पढ़ेगा,
इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, स्कूल जो होगा इसका काफ़ी अच्छा होगा। जहाँ पे ये स्कूल जाएगा वो स्कूल में सभी लोग इंग्लिश में बात करेंगे और वहाँ के टीचर लोग उस पे वो इतना अच्छा फीस दे देते हैं कि वो स्कूल में हमेशा पेरेंट टीचिंग मीटिंग होगा, है ना। पेरेंट टीचर साथ में बैठेंगे, डिस्कस करेंगे कि बच्चे में क्या कमी है, कैसे उसको दूर किया जाए, है ना। और हमेशा उसको गाइड किया जाएगा कि ऐसे चलो, वैसे करो, ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा। बहुत तरीके का इसको क्या है, सुविधा है। और जैसे ही ये 10th पास करता है ना, 10th या फिर 12 के बाद इसको पता रहता है या इसको बताया जाता है या गाइड किया जाता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है ना। और इसके लिए आप कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे। और इसके बाद भी इसको कहाँ मिलता है, पढ़ाई कहाँ करना जाता है, ये अच्छे से ये अच्छे कोचिंग में जाता है ना, अच्छे से अच्छे कोचिंग में जाता है, जहाँ पे 2 लाख रुपये 4 लाख रुपये क्या होता है उसका फ़ीस होता है, मात्र कितना, ठीक है, 2 लाख 4 लाख रुपये ये फ़ीस दे करके 1 साल के लिए वो पढ़ाई करता है। अब जब जहाँ 1 लाख 2 लाख रुपये फ़ीस दिया जा रहा है तो उस बच्चे पे स्पेशल ध्यान दिया ही जाएगा, है ना। वो अच्छा से पढ़ेगा ही। वो नहीं भी चाह रहा है तो भी उसको बाय फोर्स अच्छे से ट्रेंड किया जा रहा है शुरू से ही, जब से पैदा हुआ तब से वो ट्रेंड हो रहा है ना। इसका ब्रेन थोड़ा अलग होगा। और दूसरे बच्चे के बारे में बात करते हैं अब। और एक बच्चा है जो ऐसे घर में पैदा हुआ है जिसके मम्मी पापा दोनों इलिटरेट हैं, है ना। ठीक है, ये जो बच्चा वाई है इसके मम्मी पापा दोनों क्या है, इलिटरेट है, मतलब कि अनपढ़ है, पढ़े ही लिखे नहीं हैं। ठीक है, ये कहीं एक गांव में जा कर के पैदा होता है जहाँ पे किसी तरह का कोई सुविधा ना हो, है ना। वो पैदा हुआ ऐसे ही पैदा हुआ तो फिज़िकली कमज़ोरी होगा, क्योंकि उसको किसी तरह का अच्छा डाइट नहीं मिल पाएगा, है ना। हो सकता है वो गरीब हो, किसान भी ना हो, मज़दूर टाइप का हो, उस घर में ये पैदा हुआ। ठीक है, अब इसका सारा कंडीशन अगर देखा जाए तो ये पैदा होगा, पहले तो इसको पता ही नहीं रहेगा कि स्कूल जाना भी है या नहीं जाना है। कुछ साल बीत जाएगा, जब एडमिशन लेना था उसके बाद तक भी इसको पता नहीं है कि स्कूल जाना है या नहीं जाना है। फिर किसी का देखा देखी ये क्या करेगा, कुछ लेट सवेर कहीं ना कहीं कोई सरकारी स्कूल में जा कर के वो क्या करेगा, एडमिशन ले लेगा, है ना। जहाँ पे पढ़ाई कैसा हो रहा है वो सभी को पता है। ठीक है, वो एडमिशन ले लिया, वहाँ पे जैसे तैसे वो पढ़ाई किया। जैसे तैसे मतलब क्या, क्योंकि उसको ना तो कोई अच्छा टीचर मिल रहा है वहाँ पे। टीचर मतलब हैं, कुछ अच्छे टीचर होते हैं सरकारी स्कूल में, लेकिन बहुत सारे बेकार होते हैं ना, जो पढ़ाना ही नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या करेगा, बेकार शिक्षा लेगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि उसको किसी भी तरह का कोचिंग नहीं मिलने वाला है ना। इसको किसी भी तरह का कोचिंग नहीं मिलेगा। तीसरा, नो गाइडेंस, है ना। किसी तरह का गाइडेंस नहीं मिलने वाला है कि आप बड़े होकर के क्या बनोगे, क्या करोगे, किसी को कोई मतलब नहीं है, बस बड़ा होते जा रहा है, होते जा रहा है। फिर एक कंडीशन आएगा कि ये 10th के बाद क्या करना चाहता है, इसी को नहीं पता। इसको क्या, इसके मम्मी पापा को भी नहीं पता है कि बेटा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। फिर जैसे तैसे वो क्या होता है, 10th और 12 पास होता है। अब उसके बाद वो क्या करता है, ग्रेजुएशन करता है ना। ये तो इंजीनियरिंग करेगा नहीं, ठीक है, ग्रेजुएशन करेगा। और उसके बाद इसको पता चलेगा, ग्रेजुएशन करने जाएगा कॉलेज में तो बहुत लोग दोस्त मिलेंगे इसको, अच्छे भी दोस्त मिलेंगे, बुरे भी दोस्त मिलेंगे। इस बीच इसको कहीं ना कहीं से पता चलता है, कहीं ना कहीं से मान लो इसको पता चला कि कोई एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है UPSC। क्या नाम है उसका, UPSC कोई एग्ज़ाम है। इस बच्चे को पता चला कब, जब ये ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तब इसको पता चल रहा है कि हाँ कोई एग्ज़ाम भी होता है जिसका नाम है UPSC। अब ये बच्चा जान ही रहा है ग्रेजुएशन करने के बाद, कब तक, मतलब उसका एज ही हो चुका है 25 तक। इसको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में क्यों टाइम लगा, इसलिए इसको 25 वर्ष लग गया, क्योंकि इस बीच में वो बहुत बार क्या होगा, डिसीजन ही नहीं ले पाता है कि साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले। उस बीच में बहुत बार फेल भी होगा, है ना, कोई इसको गाइड नहीं करने वाला है तो 2-4 बार फेल भी होता है रास्ता में। फेल होते जैसे तैसे रगड़ते हुए ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है 25 की एज में। और उसके बाद वो पता चलता है कि चलो यार एक ट्राई मारते हैं कि हम UPSC का एग्ज़ाम देते हैं, है ना। और ये बच्चा, ये मान लो कि 21 की उम्र तक में क्या होता है, ग्रेजुएट हो जाता है। कितने एज तक,
21 की एज तक में ये ग्रेजुएट हो जाता है, जिसके बाद वो 1 साल का हो सकता है कि कोई अच्छा सा कोचिंग करे यूपीएससी के लिए और उसके बाद यहाँ पे आए। अब ये बच्चा ये सब के बाद यहाँ पहुँचा, ये बच्चा पूरा सुविधा लेने के बाद अपना ब्रेन वॉश करने के बाद यहाँ पे पहुँचा। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ये एक ट्रैक बना देता है ना। इस ट्रैक में दोनों को दौड़ना है, किसको किसको, एक बच्चा एक्स था और एक बच्चा वाई था। ये थोड़ा गरीब था और ये थोड़ा अमीर था, है ना। ठीक है, गरीब और अमीर बच्चे, मतलब गरीब मतलब क्या, किस सेंस में गरीब, सभी तरीके से गरीब, मतलब कि बहुत पिछड़ा है। ये पैदा हुआ है एक ही इंडिया में ही दोनों पैदा हुआ है, लेकिन एक मेट्रो सिटी में पैदा हुआ और एक गांव में जो गरीब घर में पैदा हुआ है ना। अब दोनों को यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करें, ठीक है, और यहाँ पे पहुँचना है। ये क्या है, तो ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है, ठीक है, ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है। दोनों अगर यहाँ से दौड़ना चाहे तो क्या ये दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है? आप खुद सोचो ना कि क्या दोनों को एक ही जगह से स्टार्ट कर रहा है रेसिंग? नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है? क्योंकि ये तो ऐसे ही पहले ही बहुत पीछे है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, आरक्षण दिया जाता है कि यहाँ ये बच्चा जो है, ये जो एक्स है, जो रईस है, वो यहाँ से एक्चुअली में रेसिंग शुरू कर रहा है ना। वो दौड़ कहाँ से लगा रहा है, तो आधे रास्ते से, क्योंकि वो तो बचपन से ही आधा दौड़ लगा चुका है। और ये बच्चा जिसको ना तो इंग्लिश अच्छे से पढ़ने आता है, ना तो बोलने आता है ना समझ पाता है, ठीक है, वो बच्चा पहले तो कुछ साल इसको समझने में लगेगा कि आखिर यूपीएससी होता क्या है और क्यों होता है ना, तब ना। तो इसको समझने में इतना टाइम तो मिलना चाहिए ना। तो ये टाइम मिलते मिलते इसका क्या होता है, एज ही ख़त्म हो जाता है। एज रुका रहेगा क्या किसी के लिए? नहीं रुका रहेगा। इसीलिए क्या होता है, यूपीएससी में या किसी भी एग्ज़ामिनेशन में एसटी, एससी या ओबीसी को क्या दिया जाता है, स्पेशल छूट दिया जाता है। किसमें? एज में। एज में हमेशा आप देखो, कभी भी वैकेंसी आता है गवर्नमेंट जॉब के लिए तो वहाँ पे एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए या फिर हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए थोड़ा सा क्या होता है, स्पेशल छूट दिया जाता है कि आप अगर सभी लोगों के लिए 28 साल का एज है तो चलो मैं तुमको 5 साल का एक्स्ट्रा दे देता हूँ, मतलब कि आप 33 एज तक में क्या कर सकते हो, इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हो, तो आपको जॉब मिल जाएगा, है ना। मतलब कि ये गैप को, इस गैप को दूर करने के लिए एसटी, एससी या ओबीसी के लिए क्या किया जाता है, एक आरक्षण दिया जाता है, मतलब रिजर्वेशन दिया जाता है या फिर छूट दिया जाता है। समझ रहे हो? आप खुद कोशिश करो ना, या समझने की कोशिश करो कि क्या ये दोनों बच्चा सेम है, और बोलते हैं इक्वलिटी करो, जो टैलेंट होगा उसको जॉब मिलेगा। तो फिर जॉब किसको मिलेगा? हर कंडीशन में तो जॉब इसी को मिलेगा। और इस कंडीशन में ये हमेशा और पीछे है, और पीछे होते जाएगा, पीछे होते जाएगा, पीछे होते जाएगा। मतलब ये लगेगा ही कि हम लोग पैदा ही हुए हैं नौकर, है ना, ज़िंदगी भर नौकर ही बन के रहेंगे। किनका? इनका। इनके घर में गाड़ी धोना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन साफ़ करना, ये सब ही इसके मन में लगा रहेगा कि हम लोग पैदा ही इसीलिए में। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग साथ साथ आगे बढ़े, जो भी लोग पीछे रह गए हैं उनको साथ ले करके चला जाए, है ना। इसलिए ये एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया, ठीक है। ये 3 एग्ज़ाम्पल देखने के बाद अब आप बताओगे कि इक्वलिटी कैसा होना चाहिए, इक्वलिटी, है ना, और डिस्क्रिमिनेशन, मतलब डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, है ना, डिफ्रेंशिएशन नहीं, डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि अगर हम लोग भेदभाव करते हैं तो इसका भी कुछ अच्छा पक्ष होता है, कुछ बुरा पक्ष होता है। अच्छा पक्ष क्या होता है? अच्छा पक्ष ये हुआ कि हम लोग आरक्षण लगा दिए कि चलो एसटी लोग को इतना, एससी लोग को इतना और ओबीसी लोग को इतना, और जिन लोग को किसी तरह का छूट नहीं मिलेगा किसी भी सरकारी सुविधा में, है ना। तो ये क्या हुआ, एक सामाजिक मतलब कि जस्टिस हुआ, सोशल जस्टिस इसको बोल सकते हैं हम लोग। जैसे एक मम्मी अपने दूसरे बच्चे को क्या करना चाह रही है, बीमार बच्चे को अच्छे बच्चे का दूध दे करके उसको भी तंदुरुस्त करना चाह रही है। तो उसी तरीके से हमारा समाज तभी तंदुरुस्त होगा जब सभी लोग बराबर एक धारा में बहें, है ना, मतलब एक साथ दौड़े, रेसिंग एक जगह से हो। तो अभी बहुत लोग क्या है नीचे हैं और बहुत लोग क्या है ऊपर है, ठीक है। उसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आरक्षण लगाते हैं, है ना।
और इक्वलिटी, अगर इक्वलिटी का बात किया जाए तो अगर सभी चीज़ इक्वली कर दिया जाए तो दिक्कत तो है ना। अभी हमारा समाज सभी लोग बराबर नहीं हुए हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि अब तो मतलब बैंक मैनेजर है वो एसटी है, उसके घर में क्या चीज़ का कमी, फिर भी उसको आरक्षण मिल रहा है। तो उस बारे में मैं भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं सुधार तो होना चाहिए, है ना। आरक्षण में कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। तो इस बारे में थोड़ा सा और आगे एकता नहीं है, मतलब कि इक्वलिटी नहीं है, ये वो लेवल है, बहुत तरह का बात बोलते हैं लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव होता किस किस टाइप का है, ठीक। तो भेदभाव दो तरह का होता है, एक होता है जो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लॉयटेटिव, ठीक है, एक्सप्लॉयटेटिव। दूसरा होता है प्रोटेक्टिव, है ना। तो एक्सप्लॉयटेटिव मतलब क्या, कि वैसा भेदभाव जिससे किसी समाज को या किसी इंडिविजुअल को क्या हो रहा है, तकलीफ हो रहा हो, है ना। मतलब वो भेदभाव जिसके कारण किसी का क्या हो, शोषण हो, किसी का भी क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, किसी समाज का या किसी इंडिविजुअल का क्या हो रहा है, शोषण किया जा रहा है, मतलब उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। उस टाइप का अगर भेदभाव कहीं पे किया जाता है तो उस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉयटेटिव डिस्क्रिमिनेशन, है ना। जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग दासी रखते थे, क्या रखते थे, दासी रखते थे, है ना। मतलब कि अमीर लोग या फिर बड़े जात के लोग क्या करते थे, छोटे जात को दास बना करके रखते थे, दासी बना कर रखते थे। मतलब कि अगर कोई दासी ग्रुप में चला गया, मतलब उसको अपर कास्ट के लोग या जिन्होंने उनको दासी बना करके रखा है वो उनके साथ कुछ भी कर सकते थे, मारे पीटे, जो करना है करे, अत्याचार करे, जैसे भी करे, है ना। तो इस टाइप का भेदभाव जो होता था वो बहुत ही ख़राब होता था, मतलब वो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का हो गया डिस्क्रिमिनेशन, है ना। ये जो भेदभाव है ये एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का है, ठीक है। बहुत जगह देखा जाता है कि महिला लोग को नीचा बनाया, मतलब उन को इक्वलिटी नहीं दिया जाता था पहले के ज़माने में। अभी तो लगभग ठीक ठाक हो चुका है समाज, फिर भी कहीं कहीं भेदभाव होता है। क्या भेदभाव होता था कि महिला लोग स्कूल में हायर एजुकेशन नहीं ले सकती है, ये काम नहीं कर सकती है, वो काम नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, भेदभाव हुआ। तो इसमें भी देखा जा रहा है कि महिला ग्रुप को स्पेशली क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है ना, मतलब उसको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी भेदभाव हो जिससे किसी का शोषण हो या उसको प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो दैट टाइप ऑफ नेचर इज़ एक्सप्लॉयटेटिव डिस्क्रिमिनेशन, है ना। और उसके बाद एक आता है प्रोटेक्टिव नेचर का, है ना। प्रोटेक्टिव नेचर का अगर भेदभाव की बात करें तो वो किस टाइप का होगा, तो एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि प्रोटेक्टिव जैसे आरक्षण ही एक तरह का क्या हो गया कि एक प्रोटेक्टिव टाइप का है। इसमें भी एक्सप्लॉयटेटिव हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी को नुकसान हो रहा है और किसी को फ़ायदा पहुंच रहा है। लेकिन प्रोटेक्टिव नेचर का अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेशन बात किया जाए तो इसका एक एग्जांपल अगर लिया जाए तो ऐसा भेदभाव जिसका उद्देश्य क्या हो, पवित्र हो, है ना। उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। मतलब कि वो हम लोग किसी के अच्छे के लिए कर रहे हो, ना कि किसी के बुरे के लिए। तो उस टाइप का अगर भेदभाव होता है तो वो प्रोटेक्टिव होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक बात आप लोग देखे होंगे, है ना, कि जब भी आप बस में बैठते हो या कहीं पे भी बैठते हो, किसी भी गाड़ी में ट्रैवलिंग करते समय, तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि महिला लोगों के लिए, है ना, महिला के लिए सीट रिजर्व रहता है, सीनियर सिटीज़न के लिए, है ना, सीनियर सिटीज़न के लिए सीट रिजर्व रहता है, या फिर हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए भी क्या होता है, सीट रिजर्व रहता है। तो यहाँ पे भी तो भेदभाव हो रहा है, लेकिन क्या ये भेदभाव गलत है? आपके नज़र में क्या है? आप खुद सोचो कि आप अपने दादी माँ के साथ, आप यंग हो, मतलब कि 25 साल के एज में हो, और आप अपनी दादी माँ के साथ जा रहे हो, दादी माँ 80 साल की है ना, बस में चढ़े, आपकी दादी माँ ऐसे खड़ी है डंडा पकड़ के, तो आप भी तो चाहोगे ना कि मैं भले ही खड़ा रह जाऊँ लेकिन मेरी दादी को कहीं पे सीट मिल जाए, ठीक है। तो आप चाहते हो कि यहाँ पे भेदभाव हो, है ना। तो इस टाइप का जो भेदभाव होता है जिससे किसी का भला हो, किसी समाज का, किसी इंडिविजुअल का, है ना, या किसी ग्रुप का, लाइक महिला ग्रुप हो गया या सीनियर सिटीज़न हो गया या हैंडीकैप्ड हो गया, इस ग्रुप को हम लोग क्या चाहते हैं कि थोड़ा सा भेदभाव किया जाए उनके साथ, ताकि उनको बैठने में आसानी हो। तो इस टाइप का अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कहीं पे, दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज़
प्रोटेक्टिव नेचर है ना। ये किस नेचर का है? तो प्रोटेक्टिव नेचर का डिस्क्रिमिनेशन है ना। क्लियर है कि ये क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन। तो हम लोग जो जान रहे हैं कि बोलते हैं भेदभाव, तो भेदभाव का पहले मतलब तो समझ लें कि आखिर भेदभाव कैसा होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन दो तरीके से है ना, एक इंडिविजुअल के लिए भी होता है भेदभाव और एक सोशल भी होता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल का अगर हम लोग बात करें कि इंडिविजुअली किसी के बारे में, जो भी अभी तक हम बात किए डिस्क्रिमिनेशन, वो ज़्यादातर क्या था? इंडिविजुअली था। इंडिविजुअली मतलब किसी एक पर्सन के लिए भेदभाव होना, जैसे घर में है ना, कि किसी बच्चे को, मान लो कि घर में एक भाई है और एक बहन है ना, कोई मतलब कि क्या बोल सकते हो कि एक गर्ल्स है और एक बॉय है, दोनों लगभग सेम ही एज ग्रुप का है, 1-2 साल का डिफरेंस होगा दोनों में। और इस लड़के को कभी ना कभी या इस लड़की को कभी ना कभी फीलिंग आता है कि मेरे मम्मी पापा इसको ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, मुझे ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं, इसको ज़्यादा चीज़ देते हैं, मुझे ज़्यादा चीज़ नहीं देते हैं, है ना। अगर इस टाइप का मन में इसके बैठ गया किसी के भी, या तो लड़की का या लड़का का, है ना, तो वो ज़िंदगी भर बैठा ही रहेगा, उसको आप नहीं हटा सकते हो। भले ही वो गलत चीज़ सोच रहा है कि मेरे मम्मी पापा ऐसा मेरे बारे में करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि हमको कुछ नहीं देना चाहते हैं, उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको ज़्यादा सुविधा देते हैं। तो इस टाइप का जो डिस्क्रिमिनेशन मन में बैठा हुआ है वो क्या है? गलत है, लेकिन है कहीं ना कहीं हर बच्चे के मन में रहता है कि उसको ज़्यादा प्यार मिलता है और हमको कम मिलता है। तो इस टाइप का जो भेदभाव हुआ उसको हम लोग इंडिविजुअल कंडीशन में लेकर के चलते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा जो भेदभाव होता है डिस्क्रिमिनेशन, वो सोशली होता है। सोशली मतलब कि आप देख सकते हो ना कि किसी कास्ट को लेकर के, ठीक है, कास्ट को लेकर के, रंग को लेकर के, ठीक है, मतलब बॉडी का रंग काला है, गोरा है, ये बहुत चलता है। ठीक है, तो कास्ट को लेकर के भी भेदभाव होता है। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि कोई कास्ट, अगर धर्म अगर देखा जाए, कोई कास्ट अपर कास्ट का है और कोई कास्ट, कोई लोग, कोई समाज जो है वो नीचे कास्ट का है, तो अपर कास्ट के लोग उसका छुआ हुआ नहीं खाना चाहते हैं, उसके साथ बैठना नहीं चाहते हैं ना। तो इस टाइप का भी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो कि थोड़ा ख़राब होता है। और रंग के हिसाब से भी बहुत सारे लोग काले को थोड़ा बुरे नज़र से देखते हैं, जो कि गलत है ना। अगर मैं मान लो काला हूँ तो बहुत लोग मुझे चाहेंगे नहीं, मैं उसके साथ फ़ोटो नहीं खिंचाना चाहता या उसके साथ वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि वो काला है, उसका रंग अच्छा नहीं है, वो दिखता है स्मार्ट नहीं है ना। रंग के हिसाब से, शरीर के हिसाब से भी भेदभाव होता है। ठीक है, कि ये काला ग्रुप के लोग हैं, इन लोगों के साथ ज़्यादा नहीं रहो, ये क्या हो गया? सोशल डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो ये सभी चीज़ को हटाने के लिए एक वर्ड आता है जो कि होता है सोशल जस्टिस, है ना। सोशल जस्टिस क्या है? तो आरक्षण जो हम लोग जान रहे हैं जिस बारे में, वो आरक्षण एक कदम है सोशल जस्टिस की तरफ, है ना। आरक्षण क्या है? तो जस्ट वन स्टेप, ठीक है, ये क्या है? एक स्टेप है जो सोशल जस्टिस की तरफ बढ़ाता है समाज को। क्लियर है? तो इसमें हम बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे कि क्यों सोशल जस्टिस ज़रूरी है, क्यों आरक्षण ज़रूरी है और क्यों देना चाहिए। इसमें हम बहुत सारा बात बोले आप लोगों को, ऐसे ही बोले जिसमें आपको अभी तक लग रहा होगा कि मैं आरक्षण के साथ हूँ, है ना। मेरे बातों से तो आपको लग रहा होगा कि आरक्षण मिलना ही चाहिए, लेकिन कुछ एग्जाम्पल या कुछ टॉपिक और कवर करने के बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए। मैं आरक्षण के खिलाफ भी हूँ, आरक्षण के साथ भी हूँ, किसी पॉइंट में मैं साथ हूँ, किसी पॉइंट में खिलाफ हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो को और आगे बनाओ, है ना, जिसमें ये बताओ कि क्यों आरक्षण नहीं होना चाहिए, किस जगह पे नहीं होना चाहिए, किस जगह पे होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और कोशिश करूँगा कि अगला जो पार्ट बने वो इससे भी अच्छा हो। इससे अच्छा क्या, मतलब इसी का एक अगला पार्ट बनेगा, है ना। अभी तक जो भी मैंने बताया वो आरक्षण के तरफ बताया, अगला पार्ट जो होगा वो आरक्षण के तरफ भी होगा और आरक्षण के खिलाफ भी कुछ बोलूँगा मैं, है ना। तो आप लोग को थोड़ा सा समय लूँगा, पहले ये वीडियो आप अच्छे से देख लो, समझ लो, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।